नमस्कार बच्चों, हमारे हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज मैं उपस्थित हुआ हूं प्रेमचंद रचित बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग लेकर। इसके पहले मैंने पहले भाग के बारे में आपको जानकारी दी थी, उसका विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। अब कहानी के दूसरे भाग का विश्लेषण लेकर मैं आया हूं। कहानी के दूसरे भाग में छोटे भाई ने बताया है कि वह खेलते कूदते अपनी कक्षा में प्रथम आया, लेकिन बड़े भाई साहब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गए। अब इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े भाई साहब के फेल होने से छोटे भाई को थोड़ा घमंड हुआ। अब वह थोड़ा ज़्यादा निर्भीक हो गया। बड़े भाई साहब ने उसकी यह मंशा तार ली। बड़े भाई साहब को इस बात की समझ हो गई कि छोटे भाई को अपनी कक्षा में अव्वल आने का घमंड हो रहा है। तो बड़े भाई साहब ने उसे तरह तरह से समझाया, कहा कि आदमी और जो कुछ भी करे घमंड न करे। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अंग्रेज़ों का उदाहरण दिया, रावण का उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, रोम के बादशाह का उदाहरण दिया और समझाया कि घमंड किसी का नहीं चलता। कोई भी व्यक्ति जो घमंड करता है वह दिन दुनिया दोनों से चला जाता है। अब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के समक्ष अपनी कक्षा की पढ़ाई का भयानक चित्र खड़ा किया। कहा कि बच्चों, जब मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें अलजबरा और ज्योमेट्री के बहुत सारे सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब दांतों पसीना आ जाएगा, तब समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या चीज़ है। खास बात इस अनुच्छेद की यह है कि इस भाग में प्रेमचंद जी ने उस समय की शिक्षा व्यवस्था की, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की, अंग्रेज़ों के समय की शिक्षा व्यवस्था की पूरी पड़ताल की है और उसका बखिया उधेरा है। बड़े भाई साहब से यह कहलवाया है कि जो पढ़ाई कराई जाती है उसका कोई माने मतलब नहीं है, हमारे जीवन से उसका सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े भाई साहब ने यह कहा है कि इन अंग्रेज़ों को नाम भी नहीं जुड़ता था। हेनरी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि आदि, एक ही नाम से उनकी अनेक पीढ़ियां जानी जाती थी। तो इतिहास के अध्ययन करने में यह पता ही नहीं चलता कि किसने कौन सा काम किया था। यह अनुच्छेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस अनुच्छेद में रचनाकार ने बड़े भाई साहब के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा की अवैज्ञानिकता की ओर, प्रासनिकों मतलब प्रश्न पत्र बनाने वालों की मनमर्जी की ओर, शिक्षकों की घिसी पिटी परंपरा की ओर, सबकी ओर उंगली उठाई है, सबकी ओर ध्यान दिलाया है कि जो शिक्षा व्यवस्था उस समय चल रही थी वो वास्तविक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जीवन से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बड़े भाई साहब ने एक बड़ी लंबी उपदेश माला शुरू की और छोटे भाई के समक्ष पढ़ाई का भयानक चित्र खड़ा किया। उसके बावजूद भी छोटे भाई की पढ़ाई के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं जगी। वह इतना ही पढ़ता था जिससे उसे दर्जे में, कक्षा में लज्जित नहीं होना पड़े। कहानी के तीसरे भाग में छोटे भाई ने बताया है कि इस बार भी वह वार्षिक परीक्षा में अपने दर्जे में प्रथम आया
और बड़े भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। बड़े भाई साहब अपने परीक्षा परिणाम से बड़े दुखी हुए और वे रोने लगे। इसका नतीजा हुआ कि छोटे भाई की प्रसन्नता भी आधी हो गई। उसके बावजूद भी छोटे भाई के मन में एक कुटिल विचार आया। उसके मन में यह बात आई कि बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाए तो मामला बराबर का हो जाएगा और तब बड़े भाई साहब को मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन तुरंत उसकी चित्त दशा बदल गई, तुरंत उसका मन बदल गया। बड़े भाई साहब का दुख देखकर वह द्रवणशील हुआ, सहृदय था वह, इसलिए उसने अपने मन से इस बुरे विचार को टाल दिया और बड़े भाई साहब से उसे सहानुभूति हुई। उसने मन ही मन यह स्वीकार किया कि बड़े भाई साहब उसे अगर डांटते फटकारते हैं तो उसकी भलाई के लिए ही डांटते फटकारते हैं। यह सब सोचने के बावजूद भी दर्जे में 2 बार अव्वल आने के कारण वह थोड़ा स्वच्छंद हो गया और ज़्यादा निर्भीक होकर वह खेलने लगा। बड़े भाई साहब भी अब कुछ नरम पड़ गए। छोटा भाई बड़े भाई को यह एहसास नहीं होने देता था, एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूँ। लेकिन अब उसने जाने अनजाने बड़े भाई साहब की अवहेलना शुरू कर दी। अब वह और ज़्यादा खेलने लगा और उसे एक नया शौक लगा कनकौवे उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। अब सारा दिन पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करने में, पतंग की डोरियों में माझे देने में, लटाई जुटाने में आदि कामों में ही उसका समय व्यतीत होने लगा। अब इसी में उसका दिन बीतने लगा। शाम को छोटा भाई आसपास के कुछ लड़कों के साथ एक कटी हुई पतंग को लूटने की चेष्टा कर रहा था। उसी समय बड़े भाई साहब वहां आ गए। शायद वो बाजार से आ रहे थे। उन्होंने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और वही गुस्से में उसे डांटना शुरू किया। कहा कि अब तुम छोटे दर्जे में नहीं हो, नीची कक्षा में नहीं हो, तुम 8वीं में आ गए। तुम्हें अब अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। बात यह है कि उस समय 7वीं 8वीं पास लोग तहसीलदार होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, पत्रिकाओं के संपादक हो जाते थे। अब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को उपदेश सुनाना शुरू किया। उन्होंने अपने पिताजी का उदाहरण देकर, अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर छोटे भाई को यह समझाने की कोशिश की कि दर्जे में पास हो जाना, अव्वल आ जाना बड़ी बात नहीं है, किताबी ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। जीवन अनुभव से चलता है और जीवन के अनुभव के बिना आदमी अपनी जिंदगी को आसानी से जी नहीं सकता है। बड़े भाई साहब ने कहा कि देखो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और अनुभव उम्र के साथ आता है, इसलिए तुम एमए कर जाओ, पीएचडी कर जाओ, डीलिट कर जाओ, चाहे कुछ कर जाओ, तुम्हें डांटने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित रहेगा। छोटे भाई को यह एहसास हुआ। वो पहली बार बड़े भाई साहब की बातों से हृदय से प्रभावित हुआ और उसे लगा कि बड़े भाई साहब ठीक कह रहे। वह बड़े भाई साहब के समक्ष श्रद्धा से नत हुआ। अब जब छोटे भाई का अहंकार पिघल गया, उसने अहंकार त्याग दिया, तो बड़े भाई साहब के भी मन में छोटे भाई के प्रति स्नेह जगा। बड़े भाई साहब ने बड़े लाड़ से उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरा मन खेलने का नहीं होता?
मेरा मन कनकौए उड़ाने का नहीं होता, मेरा मन खेल तमाशे देखने का नहीं होता, होता है, किंतु मैं क्या करूं? जब मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? आशय यह कि बड़े भाई साहब छोटी उम्र में ही छोटे भाई की निगरानी का दायित्व लेते हैं और अपना बचपना वे खो देते हैं। उनका बचपन स्वाभाविक नहीं रह जाता है। कहानी का अंत दोनों भाइयों के हृदय परिवर्तन से हुआ है। बड़े भाई साहब उसे समझाते रहते हैं। उसी समय एक कटी हुई पतंग उनके सिर के ऊपर से गुजरती है। बड़े भाई साहब लंबे हैं, वे अपनी लंबाई का फायदा उठाते हैं, कटी हुई पतंग को लूटते हैं और दौड़ते हुए छात्रावास में चले जाते हैं। छोटा भाई भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ छात्रावास में जाता है। यहीं पर कहानी अंत हुई है। छोटे भाई का बड़े भाई साहब के पीछे पीछे जाना यह सूचित करता है कि छोटा भाई अब बड़े भाई की बातों को मानने के लिए हृदय से तैयार हुआ है। दरअसल ये दोनों भाइयों का जो हृदय परिवर्तन है, इसको हम गांधीवाद से जोड़कर देख सकते हैं। प्रेमचंद जी की बाद की कुछ रचनाओं को छोड़कर उनकी सभी रचनाओं का अंत आदर्श में होता है, हृदय परिवर्तन के साथ होता है, जो गांधी जी की विचारधारा के अनुकूल है। बच्चों, मुझे लगता है कि पाठ का सारांश आपको मिल गया होगा, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इन बिंदुओं पर ध्यान रखकर आप पाठ का ठीक से मूल्यांकन कर पाएंगे। इस पाठ में बुनियादी शिक्षा पर बल दिया गया है। यह दिखलाया गया है कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी आवश्यक है। यह दिखलाया गया है कि शिक्षा किताबी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन में उसका उपयोग हो। यह भी दिखलाया गया है कि प्रासनिकों को, शिक्षकों को, प्रश्न पत्र बनाने वालों को और पाठ्यक्रम बनाने वालों को प्रश्न निर्माण और पाठ्यक्रम निर्माण में सावधानी बरतनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर शैली का विकास होना चाहिए। प्रेमचंद जी की दूरदृष्टि ने पहले इसे पहचान लिया था। आज दुनिया भर में जितने रिसर्च हो रहे हैं इसी अनुकूल हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सिस्टम, वस्तुनिष्ठ प्रणाली धीरे धीरे लागू हो रही है। यहाँ यह बताया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक समझ जरूरी है और कहानी का एक संदेश है कि आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम भी जरूरी है। कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तालीम का अर्थ है शिक्षा, तंबीह का अर्थ है डांट डपट, इबारत का अर्थ है लेख, जमात का अर्थ है कक्षा, जहीन का अर्थ है प्रतिभाशाली, अव्वल का अर्थ है प्रथम, महीप का अर्थ है राजा, लज्जास्पद का अर्थ है शर्मनाक, कनकौए का अर्थ है पतंग और हर्फ का अर्थ है अक्षर। पाठ के कुछ प्रमुख मुहावरे हैं जो हर वर्ष की परीक्षा में पूछे जाते हैं, पाठ से ही पूछे जाते हैं। उन मुहावरों को आप देखिए, उनके अर्थ समझिए और इनसे आप वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य निर्माण करने में ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ से वाक्य निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि मूल मुहावरा से करते हैं। यद्यपि वाक्य में आकर मुहावरे का रूप बदल जाएगा। बैठना पहाड़ होना मतलब काम में मन न लगना, लगती बातें कहना मतलब चोट पहुंचाना, सुक्ति बांध चलाना मतलब उपदेश युक्त कड़वी बातें कहना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मतलब अत्यंत आघात पहुंचना, गहरा दुख पहुंचना, सिर पर नंगी तलवार लटकना, खतरा महसूस होना, आड़े हाथों लेना, बुरी तरह डांटना फटकारना,
अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को सफलता मिल जाना। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। दांतों पसीना आना, बहुत घबरा जाना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा होना, बहुत मामूली होना। अब पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप पाठ को समझकर अब आसानी से कर सकेंगे। छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं। कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? दोनों भाइयों की उम्र में कितना अंतर था? छोटा भाई टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाता था? बड़े भाई साहब को अपनी इच्छा क्यों दबानी पड़ती थी? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं जो 60 से 80 शब्दों में जिसके उत्तर की अपेक्षा की जाती है। वह छोटे भाई के अव्वल आने में बड़े भाई की फटकार का क्या योगदान था और कैसे? इस पाठ में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर जो व्यंग किया गया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। और अंतिम प्रश्न है कि बड़े भाई साहब ने व्यावहारिक अनुभव को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है, क्यों? कारण सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद रचित यह उपयोगी कहानी आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपने इसे समझा होगा, मेरे सहयोग से आपको कुछ भी सहूलियत हुई होगी, तो मेरा यह श्रम सार्थक होगा। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत